अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत का बजट प्रस्तुत किया गया। ये बजट आकार में बड़ा है, लेकिन चूंकि इंटरिम बजट है इसलिए बहुत बड़ी कोई लोक लुभावन घोषणाएं तो नहीं हुई, लेकिन इस बजट से सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। तो बहनों भाइयों, आज के बजट से भारत की आम जनता को क्या हासिल हुआ, आपको क्या हासिल हुआ और आपको क्या मिला, हम आज इस पूरे बजट का एनालिसिस करेंगे। आपके दृष्टिकोण से आम आदमी, गरीब, किसान, सैलरीड क्लास, सबके लिए इस बजट में क्या है और एलोकेशंस के जरिए सरकार ने अपनी कौन सी प्रायोरिटीज़ तय की हैं। आज डिबेट में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, ये इंटरिम बजट है, फुल फ्लेज बजट चुनाव के बाद जुलाई में आएगा। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, आज देश के इतिहास का सबसे संक्षिप्त भाषण वाला बजट भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत किया। सिर्फ 59 मिनट के भाषण में उन्होंने भारत का पूरा बजट पढ़ दिया। इसके पहले कोई भी बजट 2-2.5 घंटे से कम के भाषण के होते नहीं थे, लेकिन चूंकि ये इंटरिम बजट है, चुनावी वर्ष का बजट है, लिहाजा सिर्फ 59 मिनट का निकला। बहन भाइयों, लेकिन इस बजट के जरिए सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं कि उनका विश्वास किन चीज़ों पर है या वो किन चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं। सबसे पहली खबर जो लोग बहुत देर से, बहुत बजट में जो आम लोगों को उत्सुकता होती है, इनकम टैक्स कितना कम होगा। तो इस बार इनकम टैक्स रेट्स में कोई भी नए प्रावधान नहीं किए गए हैं। इनकम टैक्स के रेट्स में कोई परिवर्तन स्लैब में नहीं होगा। हो सकता है इससे बहुत से लोगों को निराशा हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले का था 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, वही प्रणाली अब भी लागू रहने वाली है। दूसरा विषय यह है कि रेलवेज के लिए और हाईवेज के लिए इस सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं का पिटारा खोला है। 40,000 से भी अधिक नई बोगियां जो बनेंगी वो कन्वर्ट की जाएंगी। उन नई बोगियों को वंदे भारत में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा 3 रेलवे के नए कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे, जिसमें हैवी ट्रैफिक किस पे होगा, कंज्यूमर गुड्स किस में होंगे और कौन तेज गति से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। इसमें पोर्ट की कनेक्टिविटी और उसका भी कॉरिडोर निश्चित किया जाने वाला है। सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में रेलवे और रोडवेज मतलब हाईवेज को, इसको प्राथमिकता दी है। रेलवे में माल ढुलाई, अधिकांश बोगियों को वंदे भारत में तब्दील करना और नए तरीके से रेलवे में पुनर्विकास की योजनाओं को तैयार करने का ये बजट है। पूरे बजट में 2.55% यानी तीसरे नंबर की प्रायोरिटी किसकी है? रेलवे की है। दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसकी है? 2.65 इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? हाईवेज आते हैं, पुल आते हैं, एक्सप्रेसवेज आते हैं और भी सरकार के तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जिससे लोगों को विकास कार्यों में थोड़ी सुविधा हो, उनको भी मिला है। और 6% से अधिक सरकार ने रक्षा विभाग को, रक्षा मंत्रालय को एलोकेट किए हैं। ये कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है जो करना होता है। सरकार का ये मानना है कि इस बार चूंकि वो चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन इस बजट में कोई लोक लुभावन घोषणाएं सरकार ने नहीं की हैं। ये ज़रूर कहा है कि 34 लाख करोड़ रुपए वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए इसमें पूरा करेंगे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है कि इकोनॉमी में जो स्पेशली जो लोअर क्लास हैं, जो पुअर क्लास हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब तबका है, उनके पास उनकी इकोनॉमी में, जिसको आप मुख्यतः ये माने कि ये रूरल इकोनॉमी है, उसमें 34 लाख करोड़ रुपए पंप करने का, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स, डायरेक्ट ट्रांसफ़र के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। यानी सरकार अपनी योजनाओं को सीधे कहाँ पहुँचाएगी? आम आदमी तक, उसके खाते में। तमाम लोग ये उम्मीद लगाए थे कि ये चुनावी बजट होगा, इस बार बड़ी योजनाओं की घोषणा होने वाली है, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। उनको अपने पीछे किए हुए काम पर इत्मीनान है, भरोसा है, इसलिए कोई लोक लुभावन घोषणाएं उन्होंने नहीं की हैं। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? विपक्ष इसको किस तरह देख रहा है? एक्सपर्ट इसे कैसे महसूस करता है? मार्केट इसके प्रति क्या ओपिनियन देती है? और क्या महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे, गरीब आदमी पे, किसान पे, नौजवान पे, महिलाओं पे, व्यापारी तबके पे, उद्योगपति पे, कारपोरेट पे क्या इसका असर पड़ेगा? कारपोरेट टैक्स वैसे घटकर 22% आ गया है।
इसका इम्पैक्ट आप आम आदमी के जीवन में आज के बजट का क्या पड़ेगा? बहनों भाइयों, ये किसी प्रदेश का बजट नहीं है, ये देश का बजट है और देश का बजट आम आदमी के जीवन पर प्रभाव डालता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज चर्चा भारत के बजट पर कि आम आदमी को क्या मिला, खास आदमी को क्या मिला और बीच वालों के हिस्से में क्या आया, सुनिए। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। अभी चुनाव के समय आम लोगों को लुभाने के लिए सरकार तरह तरह की लोगों को कुछ मतलब लुभाने की तरीका निकाल रहे हैं। ये अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। नौजवानों की नौकरी की देने की कोई बात नहीं की गई, महिलाओं को कोई सुविधा देने की बात नहीं की गई। आम आदमी, मजदूर, कोई भी केवल अपनी वाहवाही, अपना पीठ ठोकना, घर घर नल जल। आप देखिए बनारस में स्थिति चली कि सीवर का पानी लोग पी रहे हैं। हमारी सरकार के लिए राष्ट्र प्रथम है और देश कैसे मजबूत हो इसको ध्यान में रख के हमने अपने बजट में तमाम घोषणाएं की है। हमारा फोकस जो है वो युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों और गरीबों पर है। तो बहनों भाइयों, आज बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी देश के जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार और अर्थशास्त्री हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष भी हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ कलहंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं और जाने माने पत्रकार हैं। संजय गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हैं आदर्श व्यापार मंडल के, हमारे साथ मौजूद हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदीप भाटी जी खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे और मेरा पहला प्रश्न है आपसे। इस बजट में हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत की सरकार कुछ बड़ी योजनाएं ऐसी अनाउंस करेगी, कुछ राहत ऐसी लोगों को देगी जिससे उनका आम जनजीवन, आम लोगों का जीवन थोड़ा और बेहतर होता, लेकिन कोई ऐसी बड़ी घोषणा न करने के पीछे कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतरता में काम कर रही है और लगातार हम 9 बजट पेश करने के बाद 10वां बजट पेश किया है और यह चुनावी बजट नहीं है, यह एक अंतरिम बजट है। आपको पता होना चाहिए, आपके दर्शकों को यानी कि 2 करोड़ और नए गरीबों को घर देने का लक्ष्य हमने रखा है। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और गरीबों के ऊपर आएंगे लेखा से। 1 करोड़ घरों में सोलर प्लांट लगेंगे जिसमें से 300 यूनिट फ्री उन घरों को दी जाएगी। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात है। 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन से लाभ मिला है। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन देने के लिए सरकार ने रिजर्व किया है। ये बड़ी बात है, इससे तमाम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, तमाम छोटे दुकानदारों को लाभ मिलेगा और एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का प्रयास है। मेरा इतना कहना है कि देश निरंतरता में बढ़ रहा है। आज भारत में 1,18,331 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जो कि पहले यूपीए सरकार में 350 हुआ करते थे। 10 साल में 350 गुना देश जो है आगे बढ़ा स्टार्टअप के समय। 108 यूनिकॉर्न भारत में इस समय काम कर रहे हैं, जो कि विश्व में तीसरा स्थान भारत का उसकी वजह से हुआ है। $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन यूनिकॉर्न में हुआ है। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है भारत आज विश्व में। सोलर एनर्जी कंजम्पशन में 5वीं बड़ी शक्ति है भारत आज विश्व में। ग्रीन एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी में 4था स्थान है आज भारत का। और हम खाली यही नहीं रुके हैं, भारत के विकास दर आज G20 के देशों में सबसे अधिक है, 7.5% का आज विकास दर पे हम काम कर रहे हैं। भाई, नौकरी पेशा तबका लोग भी चाह रहे थे कि उनको कुछ इनकम टैक्स की स्लैब में कुछ परिवर्तन हो, कुछ उनको और रिलीफ मिले, वो तो आपने दिया नहीं उन्हें। ब्रजेश जी, इनकम टैक्स एक रिटर्न का हम लोग को हमेशा एक रोचकता रहती है कि इस साल सरकार कितना कम करेगी,
लेकिन आप देखिए 2.2 लाख रुपया 2014 में कांग्रेस सरकार में था। आज 7 लाख रुपया की पूरी छूट है, कोई भी इस पर टैक्स नहीं है। कितना बड़ा अंतर है 10 सालों के अंदर जो है। अरे कम से कम 10 लाख तो करना चाहिए था, लोग थोड़ा सा राहत मिलती। आप तो बढ़ा ही नहीं रहे, 7 लाख पे अटका के रखा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए मेन बजट का। उसमें जो चीजें सरकार को और लानी होंगी वो उस समय आपको पूर्ण बजट ला के देंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए देश की प्रगति कितनी तेजी में हो रही है कि पहले 2014 से पहले 3 करोड़ खाली ITR फाइल होते थे, आज 8 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न लोग दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी छलांग है। 2014 में से पहले 10 सालों में 13 करोड़ वाहन बने थे। इधर 2024 तक जो 10 साल अगर आप जोड़ लेंगे 23 तो तक पब्लिक डिजर्व करती है कि उसको आप अधिक से अधिक छूट दीजिए। लोग डिजर्व करते हैं कि आप उन्हें छूट दें। लोग टैक्स भर रहे हैं, ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, तो अब आपका धर्म बनता है कि आप उन्हें छूट दें। देश समग्र गति से बढ़ेगा ब्रजेश जी, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो लक्ष्य है हमारा, हम गरीबों को गरीबी की रेखा से पहले ऊपर लाएं। 25 करोड़ से अधिक गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं हमारे 10 साल के शासनकाल में। और मुझे लगता है कि आने वाले जो 5 साल ये हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ मुक्त होने का प्रयास करेंगे। जी शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप भाटी इस वक्त मौजूद हैं। भाटी जी, आपका स्वागत है। आप अपोजिशन की पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं आपसे, मेरा पहला प्रश्न है कि आप आज आए देश के इस बजट को किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी आज के बजट पर क्या ओपिनियन रखती है? धन्यवाद ब्रिजेश जी। सर्वप्रथम मैं सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें बजट के अंदर हुई उन पे आपका ध्यान, आपका और आपके दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले बात हुई कि नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ 9 से 10% के करीब चल रहा है। एक्चुअली में कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी इकोनॉमिक समझता है वो जानता है कि नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर नहीं होता। रियल टर्म जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर होता है और वो लगभग 4.5 से 5% है। और ये शायद मनमोहन सिंह सरकार से भी नीचे का औसत चल रहा है। बजट में घोषणा होना और उनका क्रियान्वयन होना, दोनों में फर्क है। आपने देखा उत्तर प्रदेश हो चाहे, उसमें भी 30 से 40% का बजट खाली रह गया, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वही हाल अभी सीएजी की रिपोर्ट अगस्त 2023 में आई, पिछले बजट के बारे में 1,76,00,000 करोड़ 1.76 लाख करोड़ का बजट खर्च ही नहीं हुआ, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। और हमने देखा कि राजकोषीय घाटा जो है, फिस्कल डेफिसिट भी है, वो भी लगभग 18 ट्रिलियन रुपए का हो चुका है। राजकीय ऋण भी हमारा 3 गुना बढ़ चुका है और अकेला मोदी सरकार में जो 56 लाख करोड़ था वो लगभग 156 लाख करोड़ में पहुंच चुका है। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि आम आदमी को के लिए जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, जिसे उपभोक्ता खाद्य मूल्यांकन मुद्रास्फीति भी कहते हैं, वो करीब 10% से ऊपर चल रहा है। सब्जी महंगाई लगभग 13-23% से ऊपर चल रही है। तो बजट में उसके लिए कोई राहत नहीं मिली। अभी हमने सुना मेक इन इंडिया की भी बात हो रही थी। अगर मेक इन इंडिया इतना सक्सेसफुल है तो निर्यात और से जीडीपी का अनुपात अगर हम देखें तो वह निचले स्तर पर आ चुका है। निवेश में 10% की गिरावट है। 2014 में जो 38% निवेश था वो 18% के आसपास। मुझे जो ये बजट देखकर महसूस हुआ कि डॉलर का इंपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंपोर्ट चल रहा है, ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है, आयात हमने $700 बिलियन से ऊपर कर लिया। आप बात कर रहे थे, बजट में भी बात हुई इस बात की कि मुद्रा लोन बहुत सारे लोगों को देगी क्या? असलियत तो ये मुद्रा लोन 4600 करोड़ का एनपीए मुद्रा लोन में, और औसतन 50,000 का मुद्रा लोन दिया जा रहा है। उसमें क्या आप बिजनेस करेगा? आदमी अपने खाने कमाने के लिए, अपने घर प्रदीप जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरा प्रश्न ये कि जो बजट है उसमें जो दिख रहा है स्पष्ट रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवेज, ये सब सरकार की प्रायोरिटीज हैं, क्या इनको आप नकार रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ। देखिए, अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, स्टार्टअप्स हो गया। आप ये जान के आप ये देखिए, मैं आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, स्टार्टअप 1,17,254 स्टार्टअप्स बनी है। उसमें से मात्र 2,975 स्टार्टअप्स ही है जिनको टैक्स की छूट मिलती है, और वो भी उसपे भी कई कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सिर्फ 3 साल के लिए होता है। 250 करोड़ टर्नओवर से नीचे को मिलेगा, 100 करोड़ टर्नओवर से नीचे को मिलेगा। और 100 करोड़ टर्नओवर का मतलब ये नहीं है प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है।
तो आप कैसे गुमराह कर रहे हैं 1,17 करोड़ की बात करके मात्र 3,000 लोगों को। तो उसमें इस भी बजट उसमें से कंडीशन लगा समाजवादी रहे हैं। क्या है, पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है? आम आदमी को राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी? देखिए, आम आदमी से रिलेटेड चीज तो आप इनकी अभी रिपोर्ट आई अगस्त 2030 में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आपको ये आपके दर्शकों को ये जान के हैरानी होगी कि पक्का घर, अपना पक्का घर खुद 60% आबादी डिप्राइव्ड है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कह रही है। आम आदमी के लिए क्या मिला है? पर एक उसको क्लेम ना किया घर मिला, गया है ना सरकार रोजगार की मिला। तरफ से कि मोर देन 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर कर लिया गया है। तो ये 80 करोड़ कौन लोग हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 80 करोड़ गरीबों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे तो गरीबी में अगर 25 वो हैं तो लगभग 100 करोड़ लोगों से ऊपर गरीबी भारतवर्ष के अंदर चल रही है। तो आपने या तो उस हालत पे देश को लेके आ गए जहां पे आदमी दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। तो इस तरह की अगर बातें चलेंगी, तो 10 में कितने नंबर आप देंगे? किसान को क्या मिला? आप देखिए, जो 4 जातियों की बात हो रही है, किसान को क्या मिला? 10 में देश कितने युवाओं नंबर? को जी 10 में कितने नंबर बजट को? जी 0, बिल्कुल 0, शून्य। कुछ भी नहीं है इस बजट के अंदर, ना आम आदमी के लिए, ना युवा के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना किसानों के लिए, किसी के लिए कोई भी। आप बड़े सख्त मिजाज चार्टेड अकाउंटेंट मालूम देते हो। लगता है आपके क्लाइंट्स आपसे, उनको तो कुछ छूट भी नहीं देते होगे आप। सरकार ने जिस तरह का माहौल बना रखा है देश के अंदर, हमें नहीं लगता है कि ये सरकार आने वाले कुछ महीने के लिए आपके क्लाइंट पक्का परेशान होंगे। थैंक यू, शुक्रिया भाटी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अंशु अवस्थी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। अंशु जी, आपका स्वागत है। कैसा रहा बजट? ब्रजेश जी, हम तो ये देख रहे हैं कि जो इस देश की रीढ़ है, किसान, युवा, आम आदमी, सभी तो इस बजट से निराश हैं। तो अब बजट आप समझ सकते हैं कैसा रहा है। भाई, मैं 2 अवस्थी लोगों के बीच में नहीं पड़ता, आप लोग आपस में बात कर लें, बताएं। नहीं, इसमें अवस्थी वाली बात ही नहीं, इसमें सोच की बात है। एक आदमी वो है जो उद्योगपति के साथ खड़ा है, एक आदमी वो है जो लोगों के न्याय के लिए लड़ रहा है, ये फर्क है। देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर हो क्या गया है। गरीबों से ओढ़ लेते हैं, अमीरों के लिए काम करते हैं। इस बजट से इस देश के किसानों को बड़ी उम्मीदें थी। 6,000 रुपया उनको मिल रहा है, किसान सम्मान निधि, सबको मिल भी नहीं रहा। हमें उम्मीद थी कि महंगाई बढ़ी है, 45 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है, तो कुछ किसानों को इसमें आराम मिलेगी। जो 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि है वो बढ़कर कम से कम 15,000 रुपये हो जाती तो देश के अन्नदाता को फायदा होता। और इस देश का अन्नदाता लगातार दुखी है। पिछले 9 सालों में 50,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। 14 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ हुआ है, राइट ऑफ हुआ है, लेकिन किसान के बारे में कोई चिंता नहीं सरकार को। किसान को तो सिर्फ मीठी मीठी बातें दी जाएंगी, प्रधानमंत्री जी आएंगे, मन की बात सुनाएंगे, किसान की बात खत्म होगी। ब्रजेश जी, देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स स्लैब था 7 लाख का, सरकार एक तरफ खुद मानती है कि जो 8 लाख तक के आय वाले लोग हैं वो वीकर वर्ग में है, गरीबी रेखा में है, जो इकोनॉमिक वीकर है, और 7 लाख के टैक्स को आप बढ़ा नहीं रहे, तो ये तो अपने आप में ही असमंजस है। दूसरा जो सबसे बड़ा आश्चर्य, 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, 200 की सीमेंट 400 450 की हो गई, मोरंग 30 रुपए से 80 रुपए की बिक रही। लेकिन जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास है वो 1,20,000 में कौन सा घर बनाएगा? हम तो उम्मीद करते थे कि कम से कम 34 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं तो 34 लाख करोड़, हम तो ये चाहते और ये कहां? वहीं की मार्केट में तो पंप हो रहा है, इकोनॉमी में ही नहीं। हम तो ये चाहते थे कि कम से कम जो गरीब आदमी को, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जिसकी आलोक अवस्थी जी बात कर रहे हैं, 1,20,000 में कौन सा घर बनेगा? आपका दर्शक तो 80% से ज्यादा गांव का दर्शक है, वो जान रहा है इस बात को कि 1,20,000 में कोई घर नहीं बन सकता। हम चाहते थे कम से कम वो दुगना होना चाहिए था। ये सबसे शर्मनाक है। सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर चल रही है और इच्छा शक्ति खो चुके हैं। 10 में कितने नंबर? इनके पास इच्छा शक्ति नहीं बची है कि कुछ काम करे। 10 में कितने नंबर देते हो? नंबर कहां से दें? कोई अरे नंबर इतने की जालिम भी न बन जाओ, कुछ तो दे दो। चलो, प्रदीप भाटी के समझ में आता है कि वो तो
टैक्स काटने के लिए बैठे। ब्रजेश जी, आप तो थोड़ा रहम करो। भाजपा के लोग ये वाहवाही लूटते हैं कि हमने रशिया से तेल खरीद लिया और जो है 1.5 लाख मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर Thank you. बचा जी। लिए, लेकिन देश के आम आदमी को डीजल पेट्रोल सस्ता मिला क्या? बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। संजय गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने व्यापारी नेता हैं। गुप्ता जी, आपका शुक्रिया। आपके समाज ने बजट को किस तरह से लिया, आज का जो बजट प्रस्तुत हुआ है? देखिए, आज बजट को हम लोगों ने बैठ करके एक होटल में कायदे से सभी लोगों ने देखा, जिसमें उद्योगपति भी शामिल थे, व्यापारी भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, सभी वर्ग के लोग थे। तो आज के बजट में डायरेक्ट व्यापारियों के लिए कोई बात नहीं कही गई। मुझे लगता है कि ये सरकार पूरे विश्वास के साथ ये चल रही है कि ये सरकार रिपीट होनी है। ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने अगले टर्म के लिए चीज़ें शेष रखी हैं और डायरेक्ट व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं रखा। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इस बजट में ई कॉमर्स की पॉलिसी की घोषणा होगी या रिटेल ट्रेड पॉलिसी की घोषणा होगी। पिछले जो नया इसमें इनकम टैक्स का स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें 80C की छूट को शामिल नहीं किया गया था, तो हम लोग ये मानते थे 80C की छूट उसमें शामिल की जाएगी। तमाम हम लोगों के मन में बातें थीं, और लेकिन साथ साथ ये भी दुविधा थी कि ये सरकार बहुत ज़्यादा चिंता चुनाव की नहीं करती है। तो आज वो देखने को मिला कि सरकार ने बिल्कुल भी चुनाव की चिंता नहीं की है। कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, ये उनका आत्मविश्वास है, निश्चित रूप से। है और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये जो 2 महीने 3 महीने के लिए उसके बजट का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं था। अब जो दीर्घकालिक पूर्णकालिक बजट आएगा, निश्चित रूप से तो सरकार। आप होटल में बैठ के क्या देख रहे थे? हम लोगों ने आज देखा जो सरकार की प्राथमिकताएं थी। हालांकि इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पे किसान को, महिलाओं को, गरीब को और युवाओं को रखा है। यदि आपको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो आपको व्यापारियों को, एमएसएमई सेक्टर को, उद्योगपतियों को भी इसमें शामिल करना होगा, क्योंकि बिना व्यापारियों के, बिना एमएसएमई सेक्टर के आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्राथमिकताओं में ये भी कहीं ना कहीं शामिल होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे पैसे दे रहे हैं, रेलवे के लिए पैसे दे रहे हैं, हाईवेज के लिए पैसे दे रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। कॉरिडोर बना रहे हैं, पोर्ट कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए तो बना रहे हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ देश की जनता को मिलेगा, व्यापार भी इसके माध्यम तो से खुश बढ़ेगा। क्यों नहीं दिख रहे हो आप मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि ये बजट अंतरिम बजट था, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सरकार ने नहीं किया, और शायद वो आगे के लिए इसकी व्यवस्था करके रख रहे होंगे। और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि उनको पूरा विश्वास है कि सरकार रिपीट होने जा रही है। इसी वजह से उन्होंने हम लोगों को जो लगता है कि नहीं किया। और आप क्या कहते हो? अच्छा, रिपीट करने वाले पे आपकी ओपिनियन बताओ। जो इस समय माहौल बन गया है, और चूंकि मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूं, और लेकिन जो माहौल बन गया, जिस तरीके से विपक्ष की स्थिति है, तो मुझे भी लगता है कि सरकार रिपीट करेगी। सरकार रिपीट करेगी। आप रिपीट कर रही है? रिपीट कर रही है। ओके, तो फिर इतना दुख क्यों है आपके चेहरे पे? नहीं, कोई दुख नहीं है भाई। दुख किस बात का? हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो चीजें शेष रह गई हैं वो अभी हम लोग जुलाई में जो बजट आएगा उसमें व्यापारियों के निश्चित रूप से 10 में कितने नंबर? आज नंबर का बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन जनता के रूप में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 50% तो काम हुआ ही है, क्योंकि उन्होंने जो प्राथमिकताएं अपनी गिनाई हैं उस प्राथमिकताओं में उन्होंने सभी की चिंता की है। अब 2 टॉप एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल और सिद्धार्थ कलहंस। दोनों एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं आर्थिक मामलों में। बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि ये सब अपनी ओपिनियन दे दें, फिर आप दोनों को मैं प्रस्तुत करूं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत स्वागत है और शुक्रिया। और मुझे याद है कि जी हाँ, आलोक जी कुछ कह रहे थे आप। कलहंस जी का जन्मदिन है। अरे बहुत बहुत बधाई, पब्लिकली बधाई। देखिए, बड़े मुबारक दिन ये पैदा हुए हैं। मैं प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी का रुख करता हूं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ध्यान आ रहा है कि ये मेरा आपका 17वां या 18वां बजट होगा जिसमें हम आप चर्चा कर रहे हैं पूर्व से लगातार हर बजट पे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप फिर पधारे हैं। आप बताइए सर, बजट के बारे में। इस बजट को आप किस तरह से आम आदमी के लिए और ख़ास आदमी के लिए और आर्थिक मामलों में कैसे परिभाषित करते हैं? ब्रजेश जी, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। और कलहंस जी कल दावत भी देने वाले हैं। और सर, आप भाग्यशाली हैं, हमें तो अब तक इनविटेशन नहीं है। अवस्थी जी के स्टेटमेंट को करेक्ट कर दूं जी। मैं सबसे पहले आलोक अवस्थी जी के स्टेटमेंट को करेक्ट कर दूं। उन्होंने कहा कि 9 बजट पेश हुआ है, 10 बजट पूर्ण बजट पेश हो चुका है, और अगर 11वां बजट आता है जुलाई में तो 10वें और 11वें के बीच की बात है जी। एक चीज। दूसरा, एक स्टेटमेंट मुझे यह करेक्ट करना है, अन्यथा न लेंगे कोई भी, कि जीडीपी का ग्रोथ रेट हम लोग भी समझते हैं कि करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है, और कांस्टेंट प्राइसेस पर ही लगातार, चाहे अपने यहाँ की एजेंसीज हो चाहे फॉरेन की एजेंसीज हो, वो 7% के ऊपर बता रही हैं। खैर,
बाकी आपका क्या विचार है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जहां तक इस बजट की अपनी इकोनॉमिक्स है और इस बजट का अपना जो व्यूह रचना है, पहली चीज तो ये कि ये पूर्णकालिक बजट नहीं है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जो विकास यात्रा है उसी की ओर बढ़ती हुई नजर आती है। और उसी क्रम में यदि हम देखते हैं 3-4 प्रोग्राम्स को लेकर के अगर हम चलते हैं, जिसकी ओर ब्रजेश जी ने कहा कि महत्वपूर्ण तरीके से चाहे रेलवे कॉरिडोर की बात कही हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को और नए कलेवर में लॉन्च करने का प्रयास किया गया है। वो चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटर कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीजों को लेकर के बात की गई है। और आज के दिन ये सारी कनेक्टिविटी साइज न्यूट्रल है, यानी कि जो निम्न स्तर पर आय के है उससे लेकर के टॉप तक है, ये साइज न्यूट्रल है। और इसका फायदा हम लोगों ने डिफरेंट स्कीम में देखा है, चाहे 51 करोड़ जनधन अकाउंट हो, चाहे इसी प्रकार से हम आयुष्मान भारत योजना को देखते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं तो इस बजट में भी, अंतरिम बजट है, इस बजट में भी पूर्व बजट की भांति एक सर्वस्पर्शी रणनीति के तहत जो सेक्टर्स अब तक इग्नोर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा सभी यहां वक्ताओं ने उसकी ओर इंगित किया कि जो इग्नोर्ड हमारी इकोनॉमी में बहुत लंबे समय से रहे हो, चाहे महिला रही हो तो, चाहे कृषि रहा हो तो, चाहे यूथ रहा हो तो, या कृषि और रूरल डेवलपमेंट की बात रही हो, उन सब को लेकर के एक नया ग्रोथ इंजन बनाने की बात है। दूसरी तरफ अगर हम टूरिज्म लेते हैं, आज उत्तर प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो टूरिज्म का एक सबसे बड़ा हब बन चुका है। अगर लक्षद्वीप आज हब बनने की ओर बढ़ रहा है तो यह बढ़ रहा है। विशेषता क्या है कि नए ग्रोथ इंजन सृजित करना, ये जो इकोनॉमिक लीडरशिप होती है उसका काम होता है। और साथ ही साथ कैसे जो हमारे वीक स्पॉट्स हों रहे हों उनको हम कैसे एनर्जाइज करके आगे ले जाएं। क्या हम लखपति दीदी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर सकते हैं? क्या हम तिलहन जो हमारे यहां से नष्ट हो गया था WTO के कॉन्टेक्स्ट में, उत्तर प्रदेश से तिलहन गायब हो गया, या इसी प्रकार से अन्य राज्यों से गायब हो गया, और यही कारण है कि किसानों की गरीबी का कारण बना। अगर हम उसमें अगर बीज दे करके उसको बढ़ाने का काम करते हैं तो कृषि विविधीकरण, इसी प्रकार से ब्लू रिवॉल्यूशन हम देखते हैं। हमको भारतवर्ष की टोटलिटी में देखना होगा इस बजट को, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर न लेकर। ब्लू रिवॉल्यूशन भी हमारा एकदम इग्नोर्ड रहा है। ये मुझे याद है 12 मई 2020 के प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद ये चर्चा में आया। और इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें अगर हम देखते हैं तो उसको भी लेकर के आगे बढ़ाने की बात। फिर अभी 300 बिजली यूनिट को हो सकता है लोग किसी एंगल से देखें, मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूं। क्लीन ग्रीन एनर्जी तो है ही है। कोई भी गांव का जो है परिवार 100 यूनिट से ज्यादा सेल्फ का कंजम्पशन नहीं करता। यह प्रोत्साहित करेगा कि बाकी का 200 यूनिट, 150 यूनिट, 100 यूनिट वो अपने छोटे व्यापार में, छोटे काम में बढ़ा सके। गांव की अर्थव्यवस्था तभी बढ़ेगी जब वो कृषि की मृग मरीचिका से बढ़ते हुए, चाहे महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से, या वहां पर जो छोटे व्यापार, बड़े व्यापार, एक और महत्वपूर्ण स्कीम है, बहुत छोटी, प्राय हम लोग छोटी स्कीम को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होते हैं। जैसे मिनी प्रोसेसिंग यूनिट्स पर इस पर ध्यान दिया गया है। आपके पूर्व के जितने भी वक्ता रहे हैं, तो ये सबने बजट पर इकाइयां हैं, छोटे छोटे काम है। इस बजट पर अपने सरकार के जो बजट प्रस्तुत किया गया, सरकार के कॉन्फिडेंस लेवल पर, कि जो इग्नोर्ड सेक्टर हैं उनको लेकर आगे चलना होगा। जी, सरकार के बजट प्रस्तुत करने में और बजटरी प्रोविजंस में बहुत ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ऐसा आपके पूर्व के वक्ताओं ने इसी डिबेट में ये बात रखी है। क्या उस कॉन्फिडेंस को आप इकोनॉमी में भी महसूस कर रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था में, जो सरकार बजट प्रस्तुत करते समय अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट को दिखा रही है? देखिए, कोई भी सरकार होगी वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे को भी लेकर के आगे बढ़ती है। और जिस प्रकार से ये नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, आप ये मानकर चलिए कि ये स्कीम कोई महीने भर में नहीं पूरी हो जानी है। कैश का यहां पर वितरण नहीं है। यहां पर क्या है कि एक इनकम जनरेटिंग परमानेंट सोल्यूशन की बात है। तो पॉलिटिकल पार्टी तभी कर सकती है जब उसको ये आत्मविश्वास हो। बाकी क्या होगा मई में वो तो सामने आएगा, लेकिन वो इस आत्मविश्वास के साथ एक दीर्घकालीन
और जिसको सर्वांगीण विकास के माध्यम से लेके आ रहे हैं। अगर उनको शॉर्ट रन स्ट्रेटजी करना होता तो वो सबसे आसान तरीका है कैश का वितरण, जो नहीं किया गया है। सबसे बड़ा प्रमाण मुझे यही लगता है। शुक्रिया सर, मेरे साथ मौजूद रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी हम स्थान देंगे। सिद्धार्थ कलंस जी मेरे साथ मौजूद हैं, आर्थिक मामलों के उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं, और प्रोफेसर साहब की तरह वो भी मेरे साथ पिछले 17-18 वर्षों से लगातार बजट का हिस्सा हैं। आपका शुक्रिया कलंस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको जन्म दिवस की अनेक अनेक बधाई। पहला प्रश्न ये है कि आपके जन्मदिन पर आज बजट प्रस्तुत हुआ है, आप इस बजट के बारे में क्या धारणा और ओपिनियन रखते हैं एक पत्रकार के रूप में? देखिए, जैसा ज़्यादातर वक्ताओं ने कहा कि बजट अंतरिम बजट था, तो ना कुछ सस्ता हुआ है ना कुछ महंगा हुआ है, और कर जस का तस रहा है, जिसकी जनता को सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती थी। कुछ एक बिंदुओं पर निराशा जताई, अभी संजय गुप्ता जी भी थे ई कॉमर्स के सिलसिले में लेके, लेकिन शायद उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि अंतरिम बजट है तो अंतरिम बजट में टैक्स दरों में कोई बदलाव होना नहीं था, और इनको शायद उम्मीद थी कि ई कॉमर्स कंपनीज पर कुछ टैक्स इस तरह से लगाए जाएंगे कि खुदरा व्यापारियों को होने वाला नुकसान कम हो। तो खैर, उसकी कम से कम मुझे उम्मीद नहीं थी। तो एक तो ये है कि अंतरिम बजट में जनता को एज सच सीधा, जिसे प्रत्यक्ष लाभ कहते हैं, वो नहीं है। कुछ एक घोषणाएं जरूर हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही, शुरुआत संजय गुप्ता ने कही, यह आत्मविश्वास जो है उसके साथ पेश किया गया बजट है। हम लोग 2019 के बजट में भी चर्चा कर रहे थे, वो बजट भी इंटरिम बजट था जी। उस बजट के भाषण का लेंथ अब के भाषण के लेंथ से 2 गुना था। उस बजट में करों से लेकर उन सारी चीज़ों पर वादे किए गए थे जुलाई के लिए, यानी कि तब आत्मविश्वास उस कदर नहीं दिखा था। इस बार आत्मविश्वास इतना है कि जो करना होगा वो जुलाई में किया जाएगा, या आगे आने वाले बजट को यदि पेश करते हैं तो किया जाएगा। अब बात रही इस बार के बजट में कुछ अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें, उनमें से कुछ का जिक्र किया प्रोफेसर मनोज अग्रवाल ने, ख़ास तौर पर घरों के संदर्भ में जो बात कही गई है कि मिडिल क्लास के लिए एक हाउसिंग स्कीम लाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार मुंबई की तरह यहाँ पे भी झुग्गी झोपड़ियाँ, चाल शब्द का इस्तेमाल किया है ख़ास तौर पर आज भाषण में। इसका मतलब है कि झुग्गी झोपड़ियाँ, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मकान बनाने के लिए निजी क्षेत्र को आगे लाया जाएगा। जिस तरह मुंबई में धारावी में एक बड़ी योजना चल भी रही है, जो अडानी बना रहे हैं मकान, तो मुझे लगता है कि देश के कई ऐसे बड़े शहरों में इस तरह के मकान बनने शुरू होंगे। ग्रामीण आवास, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया आज? मार्केट का रिएक्शन खराब रहा है बजट को लेके, और उसका कारण बहुत रहा है कि करों को लेकर ना कोई भरोसा दिया गया है, बदलाव तो नहीं ही किया गया है। इसके चलते मार्केट का रिएक्शन आज ठीक नहीं रहा है। पीएसईबी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर जरूर कुछ रैली कर रहे थे। उसका एक कारण है कि सरकार ने जो पैसा बाजार से उठाने की बात कही है, प्रतिभूतियों के बिक्री के द्वारा या डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा कुछ और शेयर कंपनियों की। आप मुझे बताइए कि ये जो सोलार क्रांति की बात सरकार कर रही है कि 1 करोड़, देखिए इसमें बहुत अगर मगर है जी। ये कहा गया, थोड़ा इसको समझाइए क्योंकि इसमें बजटरी प्रोविजन। देखिए, ये कहा गया है कि 300 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, 15 से 18 हज़ार रुपये की आमदनी होगी। ये तब होगी जब आप सोलर रूफटॉप अपने यहाँ लगाएंगे और इतनी बिजली उससे पैदा हो जाएगी कि उसमें से कुछ कंज्यूम करेंगे और कुछ बेच देंगे आप। तब जब वो बिक्री करेंगे तब आपको 15 से 18 हज़ार रुपये की आमदनी अनुमानित है। तो ये अभी इसमें बहुत इफ़ एंड बट है। ये आप ये ना माने कि इससे कोई 300 यूनिट लोगों को फ्री बिजली मिलने जा रही है। तो इसमें बहुत सारे अगर मगर हैं। ये एक दूरगामी, आम लोगों को कुछ इससे उनकी डिपेंडेंसी जो अभी उनके लिए वैकल्पिक ऊर्जा का एक माध्यम तो बनेगा जी, निश्चित तौर पर बनेगा। इम्प्लीमेंट होती है तो और मेरे ख्याल से होगी, ऐसा तो कोई कारण नहीं है, सरकार ने घोषित किया तो निश्चित तौर पर तेजी से बढ़ रहा मिडिल क्लास, भारत में बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। ईयर बाय ईयर अगर आप कंजम्पशन को देखें तो भारत इस समय विश्व में उच्चतम स्तर पे है रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें, क्योंकि लोगों के यहाँ गजट बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बढ़ रहे हैं, लोगों की बिजली का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इस तरह, लेकिन इस योजना का फौरी तौर पर अगर आप देखें कि किसी को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगी तो अभी नहीं है। ये एक दूरगामी परियोजना है, एक लंबे चलने वाली परियोजना है जिससे आने वाले कुछ एक वर्षों का, और सीधी सी बात है जी। अच्छा, आप लोग बड़े टेक्निकल लोग हैं, मैं एक आम जनता के हिसाब से एक सवाल करना चाहता हूँ। इस बजट से कौन लोगों को खुशी हुई, कौन लोग निराश हुए, और कौन ये मानते हैं कुछ मिले ही नहीं? देखिए, खुशी होने की बात जहाँ तक कही जाए तो भाई आम जनता को टैक्स में राहत नहीं मिली है,
अब उसको ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में जब बजट आएगा पूर्णकालिक, तब हम टैक्स में राहत देंगे। तो आम जनता को फौरी तौर पर कोई खुशी नहीं मिलती दिख रही है। टैक्स के ढांचे में कोई बदलाव नहीं है, तो कॉरपोरेट को भी फौरी तौर पर कोई वो नहीं है। हाँ, वो सॉवरेन उस पर और पेंशन फंड पे जो रिबेट थी उसको जो है कंटिन्यू किया, छूट को कंटिन्यू किया गया है। तो आंशिक खुशी आप कह सकते हैं कि उद्यमियों को हो सकती है, लेकिन आम जनता को अभी इतना पैसा जा रहा है पोर्ट पे, रेलवेज पे, हाईवे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये पैसे तो पंप हो रहे हैं ना इकोनॉमी में। निश्चित तौर पर पैसे इकोनॉमी में पंप हो रहे हैं। 11% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, जो एक सुखद बात है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा है तो निश्चित तौर पर वो डेवलपमेंट पे ही काम आएगा, डेवलपमेंट पर काम होगा। लेकिन आपने खुशी की बात कही है, तो दरअसल जनता को खुशी तब मिलती है जब उसे लगता है कि डायरेक्ट कुछ मिले, टैक्स कम हो गया, कुछ चीजें सस्ती हो गई। ये बात एक्चुअली दिमाग में बैठ गई है। इनकम टैक्स लोग जो बजट देखता है आम आदमी जी, वो पता है पहले संजय गुप्ता को लगेगा कि जीएसटी के जो है हमें क्या मिला, 4 स्लैब जो है वो खत्म कर दिए गए, तो इनको आज खुशी होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे जनता को खुशी और मीडिया हेडलाइन भी वही बनाती जी। देखिए, जब तक टैक्स रिफॉर्म जो है नहीं दिखता है बजट में, तब तक आम जनता को, या यूं कहें बजट से कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसका बहुत असर नहीं पड़ता है। आज के बजट में देखिए ये बात स्पष्ट कही गई, 2047 का एक विजन लेकर जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो बार बार इस पर हमारे प्रोफेसर साहब ने तो बड़ी सुनहरी तस्वीर प्रस्तुत की अग्रवाल जी ने। देखिए, प्रोफेसर साहब ने अर्थशास्त्री के बहुत ही सुनहरी तस्वीर दी। नहीं, जितना आत्मविश्वास में सरकार ने बजट पेश किया है, उतने ही आशावाद में प्रोफेसर साहब हैं, तो होना भी चाहिए। नहीं, ये तर्क है, तथ्य है, इकोनॉमी है, या फिर आशावाद है उनका? नहीं, आशावाद आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप चीज़ों को भविष्य में होते हुए, आप चीज़ों को आप अज़्यूम करते हैं कि भविष्य में इनसे ये चीज़ें ये आपको दिखाई पड़ेंगी, और आपका प्रश्न जो है वो वर्तमान को लेकर ज़्यादा है। ऑलराइट, शुक्रिया। आप मेरे साथ बने रहिएगा। डिबेट के अगले राउंड में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, प्रथम राउंड में मैंने सबसे बात की, आपसे भी बात की, आपके अपोजिशन पार्टी से भी बात की, एक्सपर्ट से भी बात की, पत्रकार से भी बात की, व्यापारी नेता भी हमारे साथ बैठे, उनसे भी चर्चा की। अधिकांश लोगों में जो आप उत्साह दिखा रहे थे और आत्मविश्वास बजट में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके प्रति इन लोगों में असहमति है। आप इनकी असहमति कैसे दूर करेंगे? देखिए ब्रिजेश जी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों विपक्ष की पार्टियां हैं। वो सरकार के किसी भी काम में प्रसन्नता व्यक्त नहीं करेंगी, ये सर्वविदित है। और मैं उनके बारे में आज कोई पॉलिटिकल टिप्पणी करना भी नहीं चाहता। उन्होंने जीरो कहा है, अब उनका नेतृत्व कहाँ खड़ा है ये उन्हें अपने आप विचार करना चाहिए। हम लगातार 2 चुनावों में जनता ने हमको पहले से अधिक मत दे करके हमारे सरकार पे भरोसा दिया है, और आज तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर जनता भरोसा कर रही है। और वह जानती है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़ के हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो हम बनेंगे। 2047 तक विकसित भारत का जो सपना देखा है उसको हम पूर्ण करने में पूरी ताकत लगाएंगे। हमारा नेतृत्व तो ईमानदार है और हम लगातार उसकी दृष्टि से प्रयासी और काम भी कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में आज सड़कों का आप जाल देखिए कैसे बढ़ गया है। पूरे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और जो है जिस तरीके से स्वर्णिम चतुर्भुज की सड़कें जो बन रही थी यूपीए की सरकार में, उसमें बंद हो गई थी। मोदी जी की सरकार में जो गति मिली है, आज आप कहीं भी जाना हो तो आप 2-2.5 घंटे के अंदर आप शहर के शहर पार कर सकते हैं। ये पहले सुविधाएं नहीं थी। और अब मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देख लीजिए, भारत चंद्रमा तक पहुंच गया देख लीजिए, आदित्य L1 लॉन्च करके भारत सूर्य के जो है डेटा कलेक्ट कर रहा है, आप देख लीजिए। भविष्य आज लगातार बढ़ रहा है। आज हम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस प्रोडक्शन में 1 लाख करोड़ रुपए पार कर चुके हैं। जो भारत पहले आत्मनिर्भर नहीं था डिफेंस सेक्टर में, बाहर से आयात करता था, कई सारा रुपया हमारा आयात में जाता था डिफेंस सेक्टर में, आज हम 1 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति है। और यह दृढ़ इच्छा शक्ति इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हम अगर गरीबों के बारे में चिंता कर रहे हैं तो कौन करेगा? इसके पहले भी सरकारें थी, 55 साल करीब कांग्रेस की सरकार रही है।
क्यों गरीबी रेखा के नीचे इतना था? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं तैयार किया आपने? हर चीज में कमीशनबाजी के चक्कर में परियोजनाओं को लटकाया गया। मैं कहूंगा आज 390 नए विश्वविद्यालय हमने बनाए हैं 10 सालों के अंदर, 3000 नई ITI बनाई है, 15 नए एम्स बनाए हैं, 7 नए IIT बनाए हैं, 7 नए IIM बनाए हैं, 16 IIIT बनाई हैं। आप सोचिए, हम साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के विकास की दर पे भी बढ़ा रहे हैं। आज $600 बिलियन से ज्यादा हमारा फॉरेन रिजर्व है। हमारा जो है आज FDI दोगुना से अधिक हो चुका है। $775 बिलियन का निर्यात कर रहे हैं। ये क्या छोटी मोटी बात है? भारत आज एक बड़ी आर्थिक शक्ति और बड़ी एक रक्षा शक्ति के रूप में देश के गौरव को प्राप्त कर रहा है, और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम जो है आज यूनिकॉर्न और स्टार्टअप में आज हम विश्व में अग्रणी देशों में से एक। मैं प्रदीप भाटी जी को, थैंक यू अवस्थी जी, शुक्रिया होना इसलिए आवश्यक है जी। मैं प्रदीप भाटी जी को आमंत्रित करता हूं। भाटी जी, अर्थव्यवस्था की, आर्थिक मामलों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन, बड़ी सुनहरी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। आपको इस तस्वीर में धुंधलापन क्यों दिख रहा है? देखिए ब्रजेश भाई, जब अभी बात कर रहे थे अवस्थी जी, तो बता रहे थे कि कैसे हम 5 से 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, 10 से हम 5 बड़ी अर्थव्यवस्था हुए और फिर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति आय देखें, क्योंकि जो हमारा मापदंड है किसी भी लोग को देखने का किस तरह से उनकी आय में वृद्धि हुई है, तो आप देखेंगे उसका एवरेज अगर पिछले 10 साल का निकालें तो वो बहुत खराब है, और लगभग वो मनमोहन सिंह सरकार के आसपास ही आता है। अगर प्रति व्यक्ति आय हम देखें तो लोगों को कुछ नहीं मिला। आप अर्थव्यवस्था की बात करें, वो इतनी नंबर पे हम पहुंच गए, वो सिर्फ नंबर से, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज जब बात करते हैं कि हम 2047 में बहुत एक विकसित देश होंगे, तो आप 2014 में भी ये कह रहे थे कि 2022 में हम ऐसे 40 ऐसे बड़े वादे पूरे कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? क्या 2022 में तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होनी थी, और अगर हम इसी ग्रोथ रेट से चले तो शायद 29 में, अगले चुनाव में 29 में भी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास ही पहुंच पाएंगे। वैसे ही हमारा उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, जो कि अगर किसी भी एंगल से देखा जाए तो 30 से 32% की ग्रोथ रेट से ही पहुंच पाएंगे। तो 2027 तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप आगे का लुभावना जुमला देके देश को बहकाना और उलझाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश ने आपको इतने ज्यादा बहुमत के साथ आपकी दोनों जगह सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश को क्या मिला? पर पैनल में बैठे जो मेहमान हैं उनका ही मानना है कि ये बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ बजट है, जिसमें सरकार आगे रिपीट होने के एक झलक प्रस्तुत होती है। नहीं, देखिए, आत्मविश्वास तो सरकार में पहले से भी साफ नजर आ रहा था। ऐसी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने लगभग 40 चुनाव हारे हैं और उसके बाद पहली जीत चकी है, तो आत्मविश्वास तो वो 40 बार भी नजर आया होगा इनके अंदर। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, 22 स्मार्ट सिटीज उत्तर प्रदेश में आनी थी, एक आई क्या? आदर्श विलेज अगर ढूंढने पे आपको भी नजर आया तो बताइएगा। थैंक यू भाटी जी, शुक्रिया जी। ऐसे ही काले धन की बात हुई थी, काला धन 100 दिन में आ जाएगा। उसके विपरीत क्या होता है? स्विस बैंक में 32,000 करोड़ रुपया जमा हो जाता है। अन्ना आंदोलन चला 2011 के आसपास, 8,500 करोड़ था उस टाइम पे। थैंक यू, स्विस बैंक में काला, शुक्रिया। मैं अंशु अवस्थी को इनवाइट करता हूँ। ग्रोथ के साथ हुआ। धन्यवाद भाटी जी, धन्यवाद, शुक्रिया। जो विकास और अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर सरकार प्रस्तुत कर रही है, उसको आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आपको उसमें धुंधलापन क्यों? यही मैंने भाटी जी से भी यही पूछा था। ब्रजेश जी, देखिए, हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो माइल स्टोन प्रायोरिटी पे काम थे, चाहे मोदी की 2014 से 19 की सरकार हो या अभी जो चल रही है, आप उन्हीं का हश्र उठा के देख लीजिए क्या है। स्मार्ट सिटी की बात कही थी, 100 स्मार्ट सिटी आप पूछ लीजिए आलोक अवस्थी जी कहाँ हैं बता दें। एम्स की बात कर रहे थे, दरभंगा के एम्स के बारे में बच्चे को पता है कि 4 साल से ईंट नहीं रख पाए, इसी तरह से एम्स मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन करेंगे, यूपी में 1 ट्रिलियन मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन इसमें नौकरियां कहाँ हैं? आप नौजवान देखिए, लाइन लगाए, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां निकली हैं, 55 लाख लोगों ने पुलिस अभ्यर्थी में आवेदन किया उत्तर प्रदेश में, ये हालत है। तो दूसरा जो एमएसएमई थे, गांव में छोटा मोटा कारोबार करके लोग अपना जीविका चलाते थे, जीवन यापन करते थे। आज हालत क्या है कि
जो चाइना से हमारा इंपोर्ट था वो 132 बिलियन डॉलर का हो गया 2014 से, यानी 5 गुना। उधर करीब 37-38 बिलियन डॉलर होता था। और एक तरफ कहते हैं चाइनीज बहिष्कार करो, सीमाएं सुरक्षित हैं, चरवाहे भगाए जा रहे हैं लद्दाख में, वीडियो जगह जगह है। तो कहिए अच्छा है कि सोशल मीडिया अच्छा, एक आरोप लगाया आलोक अवस्थी ने, आपने उसका जवाब देना चाहिए कि जब आपके पास हुकूमत थी 10 साल, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए काम नहीं किया ब्रजेश जी। और वो पता है एक और कमिटमेंट किया इन्होंने कि 2014 के पहले की अर्थव्यवस्था का व्हाइट पेपर लेकर आएंगे, श्वेत पत्र आपके खिलाफ लाएंगे। अगर काम न हुआ होता तो 1947 में देश की जो एजुकेशन थी वो 12% थी। 2014 में जब हमने इनको दिया है तो उस समय हमारी 90% के ऊपर एजुकेशन पहुंच गई, साक्षरता दर। 55 लाख करोड़ रुपए हमारा कर्ज था विदेश से। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, हमने तो 50 साल में 55 लाख लिया और इन्होंने तो 9 साल में उसको 150 लाख करोड़ पहुंचा दिया। कहां गया पैसा? 14 लाख करोड़ रुपए इन्होंने उद्योगपतियों को माफ किया, हमने किसानों को माफ किया था। सर थैंक यू। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो देश में IIT, IIM आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था जो बनी है उसके पीछे संजय गुप्ता को इनवाइट किया जाए। हम कभी अपने पीछे की सरकारों को गाली नहीं देते, लेकिन इनकी सरकार ने कुछ आपके नहीं खिलाफ किया, श्वेत ये पत्र ला रहे हैं भाई, आपके खिलाफ श्वेत पत्र लाने की तैयारी है। कुछ नहीं लाएंगे। आज कमिटमेंट किया उन्होंने सदन में, सिर्फ झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ छबेना और कुछ नहीं है। संजय गुप्ता जी, आप इस बजट से या आने वाले वक्त में अब आप लोग किस तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं और सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्यापारी मनोज जी समाज की बात से हम सहमत है कि ये बजट जो अभी अंतरिम वाला था, इसमें शनै शनै धीमे धीमे आगे बढ़ने की स्थिति बन रही है और केवल निगेटिव नहीं जाना, जो चीज़ें पॉजिटिव है पॉजिटिव पे भी जाना चाहिए। तो सरकार ने जो आज चीज़ें रखी हैं उसको भी हमें आगे लेकर के जाना होगा। व्यापारियों को जो हम लोग जितनी भी डिबेट हुई, मैंने पिछले 3-4 सालों में लगातार सब में कहा कि जो देश का ट्रेडिशनल व्यापारी है उसको इस समय विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के मनमाने तरीके से व्यापार करने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये पूरे देश के व्यापारियों की समस्या है। सर, वो एक इंटरनेशनल चेन से कनेक्ट नहीं, तो इसके लिए उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए ई-कॉमर्स कंट्रोल करेंगे वो भाग जाएंगे। नहीं, इसके लिए ई-कॉमर्स आप अमेज़न पर कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप फ्लिपकार्ट कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बननी चाहिए, बन रही है, सरकार बना रही है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ई कॉमर्स पॉलिसी लागू हो जाए। केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है, हम लोगों की जानकारी में है। आपको क्या परेशानी है ई कॉमर्स से? नहीं, ई कॉमर्स आप भी अपने को बदलिए। नहीं, देखिए इसमें ऐसा था, इसको पूरा विषय समझ लीजिए। इनको प्लेटफॉर्म बनाने की इजाजत दी गई थी, ये अपने वेयर हाउस बना करके छद्म तरीके से व्यापार कर रहे हैं। ये जैसे कि बजट आता है तो बजट फर्स्ट अटेम्प्ट में समझने के बाद जब उसकी व्याख्या करते तो बहुत चीजें समझ में आती हैं। इसी तरीके से ई कॉमर्स आप एक काम करो ना, आप भी अपने अपने मोहल्ले के अपने अपने इलाके के ऐप बनाओ, यूपी उस प्लेटफॉर्म पे ले आओ सर, पेमेंट गेटवे बनाओ सर, और अपने अपने मोहल्लों के व्यापार को जोड़ लो सर। जो अमेज़न दे रहा है उससे कम पे बेचो, उनका धंधा बंद होगा। देश का व्यापारी इस दिशा में काम कर रहा है, करो तो सही टेक्नोलॉजी का अभी पॉलिसी ना होने की वजह से समस्या है। एक तो हम लोग की ये बात है, साथ ही साथ हम लोग जीएसटी जब पे करते हैं या कोई भी टैक्स पहले से पे कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग की कि हमारे स्वास्थ्य बीमा हमारा होना चाहिए। तो स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो आदमी जीएसटी में। गुप्ता जी, आपका मनमाना चल नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। सस्ते दर पे ऑनलाइन घर पे डिलीवरी है घाटे तो सर आपके पेट में हो रहा है दर्द। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मनमानी हम कर रहे हैं तो सरकार को उस पर भी अंकुश लगाना चाहिए, और यदि ई कॉमर्स मनमानी भारत की जनता आपकी झेल रही है, अब उसके पास विकल्प आ गया है। देश का व्यापारी सबसे ज्यादा सामाजिक काम करने वाला है। जितने भी पौधालय, धर्मशाले, मंदिर, गिरजाघर बने हैं, जितने भी चैरिटी के काम होते हैं, सब में आपने कोविड में देख लिया। कोविड में सबसे ज्यादा काम जो है व्यापारियों ने किया। यदि सरकार अकेले करती फेल हो जाती। कोविड में सबसे ज्यादा काम व्यापारियों, सामाजिक संगठनों ने किया। मैं तो आपको सलाह देता हूँ अपने को बदल लो सर। निश्चित रूप से बदला जा रहा है, बदल रहे हैं, लेकिन सरकार को ई कॉमर्स पर अंकुश, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की पॉलिसी लानी तो लगाना सर उस पे अंकुश। नहीं, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जनता को राहत मिल रही है, आप कह रहे हो अंकुश लगा दो। सबको समान प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, व्यापार करने के सबको समान अवसर मिलने चाहिए। ये कंपनियां चैरिटी करने नहीं। देखो लोग लिख रहे हैं फेसबुक पे लिख रहे हैं विदेशी मुद्रा। गुप्ता जी अब हम ना फंसेंगे आपके। नहीं, लिख रहे हैं। नहीं, आपने जो कहा उसके एंगल पे सोचने लगे। देखिए विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है। मेरे ऊपर आरोप कि मैं भड़का। ठीक, मैं प्रोफेसर साहब को इन्वाइट लिख रहे लोग कि गुप्ता जी अब आपके झांसे में ना आएंगे। मैं प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर साहब, इस बजट में आपको क्या ऐसा लगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खास फोकस है वो आगे कंटिन्यू करने वाला है, और इससे इकोनॉमी में क्या तब्दीलियां आएंगी, चाहे वो रेलवे हो, हाईवेज हो, पोर्ट हो, और विशेष तौर पर जिस मैंने सोलार क्रांति की बात की वो भी इसमें सम्मिलित है। 34 लाख करोड़ का डीबीटी देने की बात कर रहे हैं।
इससे कुछ अर्थव्यवस्था में तब्दीलियां आएंगी अथवा नहीं आएंगी? देखिए, ऑलरेडी इसका हम ब्रजेश जी लाभ उठा रहे हैं। मसलन आप एलईडी को देखते हैं तो एलईडी से बहुत बड़ा जो है डोमेस्टिक जो बिजली का बिल था उसमें भी कमी आई है, और जो सरकारी बिजली का बिल होता है जैसे स्ट्रीट लाइट का या उनके ऑफिस का, उसमें भी कमी आई है। और एक चीज़, ये सारी बातों को जोड़कर मैं कहता हूँ, चाहे डिजिटलाइजेशन हुआ है, अभी किसी से पूछिए जो बच्चा पहले लखनऊ आता था अपना फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, आज डिजिटलाइजेशन के कारण अपने गांव से ही फॉर्म भर रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कॉस्ट कटिंग अप्रोच है। इसको एक चीज़ समझना होगा कि कॉस्ट कटिंग अप्रोच जो है उसको समझना होगा जो इस सरकार की रणनीति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रणनीति है। तो या इसी प्रकार से सोलार का आपने जिक्र किया, सोलार की एक विशेषता है, यह है क्लीन ग्रीन एनर्जी तो है ही है, लेकिन इसका दो तरह से फायदा है। पहला, उत्पादन लागत कम है, और दूसरा हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, फॉसिल फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कम होता है, और सरकार इसीलिए इसको प्रमोट कर रही है। और आप देखें आज के दिन लगभग 44% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है कैपेसिटी हो चुकी है एनर्जी की भारत में, जिसको अभी और बढ़ाना है। अल्टीमेटली इकोनॉमी जब इफिशिएंट बनती है तब उसका लाभ मिलता है, खाली केवल हम कैश डोल आउट से नहीं मिलता है। और आपने एक जिक्र किया कि हमें कलहंस जी की बात का भी कुछ जवाब दे देना चाहिए, तो मैं इतना ही कहूंगा कलहंस जी, अभी तो बजट पास ही नहीं हुआ तो लाभ कहां से मिल जाएगा? और कोई भी बजट होता है वो आगे के लिए होता है। ये आपको कह रहे हैं कि आप अति आशावादी हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज पे बात नहीं करते हैं, और आप एक सुनहरी तस्वीर भविष्य की प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा इनका हिंदी में आरोप था आपके ऊपर। ऐसा नहीं है, ऐसा है, कलहंस जी ने उसको एक लाइन में अपनी बात को बचने के लिए समेट दिया, आशावाद। और मैं निराशावाद के झंझावात में फंसना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसके अपने स्पष्ट कारण हैं, और वो जीडीपी में दिख रहा है। जिस प्रकार से हमने वैक्सीन अपना देखा है, आज अमेरिका की वैक्सीन फेल हो गई और भारत की वैक्सीन सफल रही। तो ऐसे ही भारत का जो आज का इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, हम लोग वो डुअलिज्म वाले जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से बाहर आ चुके हैं, और यही एक कारण है कि भारत का विकास एक सस्टेन्ड प्रक्रिया के तहत चल रहा है। अब बारी है सिद्धार्थ कलहंस की। जो उनको दिख रहा है वो आपको क्यों नहीं दिख रहा कलहंस जी? चश्मा एक है, परिस्थितियां एक हैं, पर आपको वो नहीं दिख रहा जो हमारे प्रोफेसर साहब को दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उनको दिख रहा है हमें भी दिख रहा है। कुल मिलाकर बजट में जो पेश हुए आंकड़े हैं, आंकड़े दिख रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं कि संजय गुप्ता जी के लिए जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, लिख रहे हैं लोग, और मैं पढ़ा नहीं, संकोच में हमारे दोस्त हैं, इन लोग काफ़ी कुछ लिखे हैं, लेकिन मैं दोस्ती में इनको कुछ बोला नहीं। दरअसल संजय गुप्ता जी ने या इनके जो व्यापारी संगठन हैं जी, इन सब ने अपनी ताकत गंवा दी है, और ना इस देश के खुदरा सेक्टर को बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े रोजगार का सृजन करता है, बहुत बड़ी आबादी खुदरा व्यापार में संलग्न है। विरोध नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि उसको बचाना बहुत आवश्यक है, और एक रीढ़ है व्यापार की। अब आपने बात कही कि जो तस्वीर उनको दिख रही है वो तस्वीर हमें क्यों नहीं दिख रही है। दरअसल वही है ना कि जैसे कि अभी सोलर की बात हो रही थी जी, तो सोलर को आज तक इतना कॉस्ट इफेक्टिव या इतना फीजिबल नहीं बनाया गया है कि गांव-गांव घर-घर में आदमी उसको आसानी से कम पैसों में उसका इस्तेमाल कर सके, और उसकी जो रिकरिंग कॉस्ट है उस कॉस्ट को बियर कर सके। कम की गई है सोलर की लागत, लेकिन अब भी उतना कम नहीं हुई है जितना कई दुनिया के कई मुल्कों में कम की गई है। अगर इसको और कम किया जाए तो कम से कम ये जो कोल पर डिपेंडेंसी है ये कम होगी, और देश के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, जो आपने निराशावादी तस्वीर प्रस्तुत की, ऐसा आरोप लगा। नहीं, मैंने कोई निराशावादी तस्वीर नहीं प्रस्तुत की। मैंने कहा कि बजट से जितनी आशा अभी बताई जा रही है, हो सकता है कि इनकी आशाएं जुलाई में पूरी की पूरी हो जाएं, और हो सकता है कि ना भी हों। करों को लेकर भाई मैं अगर ये बड़ी व्यवहारिक बात है। देखिए, अगर ये सरकार वापस आती है तो सरकार के पास 5 वर्ष होंगे, फिर सरकार करों को लेकर उदार रवैया अपनाने के बजाय सरकार करों के जो टैक्स रिफॉर्म हैं उनको होल्ड करके करों की जो प्राप्तियां हैं उनको क्यों डिस्टर्ब करेगी, वो उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी जगह करेगी। तो फिर हो सकता है कि जो आशाएं हैं वो आशाएं जुलाई में पूरी होते न दिखें। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप अगर ये कह दें अभी से, आलोक जी ने तो कमिट नहीं किया,
आलोक जी ने कहाँ कमिट किया कि जो टैक्स रिफॉर्म है वो होगा और जो जुलाई में पूर्ण बजट आएगा उसमें मध्यम वर्ग को आपने 10 लाख की बात चर्चा की शुरुआत में 10 लाख मिलना चाहिए, 10 लाख मिलना चाहिए। 10 लाख की मांग है, लेकिन 10 लाख को लेकर वो नॉन कमिटल है ना, 10 लाख को लेकर वो नॉन कमिटल हैं। ठीक है सर, जुलाई में ऐसा करेंगे, इस पर फिर चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों की परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।